जानते भी हैं, कल क्लास में आपका फोन भी आया था। आप ही मानंद सिंह हैं और आपको 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, वास्तव में जो जुडिशियल स्टडी सेंटर है, इसको मैंने 2001 में स्थापित किया है और ईश्वर की कृपा रही 2001 के बाद सबसे पहले 2003 में यह यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आई और उस 2003 में जो मोनिका ठाकुर थे, इस समय अपर जिला जज हैं और उनको लड़कियों में दूसरा स्थान 2003 में ही मिला था। इसके बाद 2007 में एपीओ की वैकेंसी आई और उसमें सत्येंद्र कुमार मौर्य जी ने इस कोचिंग से टॉप किया। 2007 के बाद फिर 2011 में एपीओ की वैकेंसी आई और उसमें राम प्रकाश यादव जो ओबीसी वर्ग में उन्होंने टॉप किया। फिर 2013 में पीसीएसजे का फिर वैकेंसी आई जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने पहले स्थान प्राप्त किए। फिर 2015 में एपीओ की वैकेंसी आई और उसमें पिंकू कुमार ने टॉप किया, जो आगे चल करके पिंकू कुमार 2019 में जो एचजीएस का रिजल्ट आया उसमें भी उनकी 12वीं रैंक थी। जितेंद्र यादव की 2nd रैंक थी और जितेंद्र यादव इस समय आजमगढ़ में पोस्टेड हैं और ये जो पिंकू कुमार जी हैं ये शाहजहांपुर में पोस्टेड हैं। फिर पिछला जो 2019 में भी अभी रिजल्ट आया, यही बिहार पीसीएसजे का, तो राहुल प्रकाश यादव जिनकी 2nd पोजीशन थी और अब उस परंपरा को मानवेंद्र जी ने पूरी तरीके से कायम रखा है। तो हमारी तरफ से ये 6ठा स्थान अंडर 10 इन्होंने प्राप्त किया है। हमारी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला अटेम्प्ट, पहली परीक्षा और जिसमें इन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं इनसे चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में पहले अटेम्प्ट में, पहले परीक्षा में अंडर 10 आना, 6 रैंक आना, किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, ये आपके बीच में सब शेयर करेंगे। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अपने पढ़ाई के प्रति मानवेंद्र बहुत ही ईमानदार है। अभी बिहार पीसीएसजे का इंटरव्यू दे करके जब ये आए तो इन्होंने हमको टेलीफोन किया। ये आज भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। इन्होंने टेलीफोन किया और हमसे कहा कि सर मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया था और हमारा 3 दिन का क्लास मिस हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को डिलीट मत करिएगा। और ख़ास तौर से जो हिस्ट्री का क्लास है, जो इसमें इंग्लिश मीडियम में विद्यार्थी पढ़ता है, वो हिस्ट्री के क्लास में चला जाता है कि हिंदी में पढ़ाया जाता है। आते आते मानवेंद्र जी ने हमसे पूछा कि हिस्ट्री वाले सर नहीं दिख रहे हैं। अभी दुबे जी से मैंने बात कराया और उस समय भी इन्होंने कहा कि सर इतना अच्छा वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, लिखाते हैं कि हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और सर मैं इनका पूरा क्लास किया हूँ, कहेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया हूँ, आपके पास उनको नोट्स भी मैं भेज दूँगा। हम कहे चलिए आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा। वो अपने पढ़ाई के प्रति ये कितना सतर्क रहे हैं। जो बच्चा इंटरव्यू दे करके आ रहा है और 3 दिन का क्लास छूटा है, उसके लिए हमको टेलीफोन करना कि सर वीडियो डिलीट मत करिएगा और 3-4 दिन रहने दीजिएगा, जिससे मैं कोर्स को पूरा कर लूँगा। अब दीजिए, वो मानवेंद्र सिंह आपके बीच में हैं और आपसे अपनी बातों को किस तरीके से सफलता प्राप्त किया आप लोगों के बीच में रखिए। बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर काम हो जाएगा। हाँ, इससे करना ही पड़ेगा, साथ ही में पकड़ लेते हैं। तो सॉरी, तो नेचुरली देखिए सब लोग स्टार्ट करेंगे कि हाँ हमने 12वीं यहाँ से किया, मेन सब्जेक्ट हम 12th से स्टार्ट करते हैं।
पूरा अपना डिस्कशन हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मैंने प्री की तैयारी कैसे की, मेंस की तैयारी कैसे की, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की। उसके बाद तीनों को सेग्रीगेट करके बता देंगे। 90% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहीं से, और अगर जो बचेगा फिर वो टिकअप कर लिया जाएगा क्वेश्चन वहीं से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि 12th तो मैंने अपने बनारस से ही थे, स्कूलिंग क्योंकि मेरा होम टाउन बनारस है, तो वहीं से संगीत से किया। उसके बाद फिर पहले सोचा जाए कि क्या किया जाए, तो सबका यही डाउट कि बीकॉम कर लेते हैं 12th, क्योंकि मेरा कॉमर्स से रहा, साइंस वाइंस ऐसी कुछ समझ में नहीं आती थी। तो फिर ठीक है चलो, तो बीकॉम का एंट्रेंस दिया, और एक जगह गलती से बीएचयू में हो गया, काउंसलिंग छोड़ कर आगे। उसके बाद घर वाले कहे कि क्या एमबीए करोगे, थोड़ा सा लॉ पर देखो, तो उसके बाद लॉ की तैयारी किया गया। और फॉर्चुनेटली 2013 में मेरा एडमिशन दामोदरम संजय नेशनल यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में हो गया। उस टाइम रैंक भी कम रहती थी तो भी एडमिशन हो जाता था ऐसा, तो हो गया फॉर्चुनेटली वहाँ एडमिशन। 2013 टू 18 मैंने पूरा अपना लॉ कंप्लीट किया, बीए डिग्री ऑनर्स। और किस तरह से किया ये तो हम भी जानते हैं, तो कर लिया। और 2018 के बाद 2019 दिसंबर तक प्रैक्टिस की। और उसके बाद फिर लगा कि यहाँ नहीं होगा, चलते हैं जुडिशरी की तैयारी करते हैं। तो ऑलवेज देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू, ये याद रखना है कि हाँ, इफ वन डोर इज क्लोजिंग द अदर वन विल ओपन सर्टेनली। तो ये, तो उसके बाद फिर हमने अपनी तैयारी शुरू की। अब 2019 के एंड से तैयारी शुरू की, 2020 में कोविड आ गया, सब लोग जानते हैं। उस टाइम लगा कि थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। पहला फॉर्म मैंने भरा फिर वही 2020 में आया था, जुडिशरी, बिहार जुडिशरी का, तो मैंने फॉर्म भर दिया। उसका पहले एक डेट आई थी कि एग्ज़ाम होगा सितंबर में, उस टाइम कोई तैयारी नहीं, तो उस टाइम थोड़ा बहुत तैयारी शुरू करना हम लोग स्टार्ट किए। एक मेरा फ्रेंड भी था, हम लोग तैयारी शुरू करना स्टार्ट, लेकिन फिर बाद में वो एग्ज़ाम थोड़ा चलता गया, लेकिन अल्टीमेटली 6 दिसंबर को वो पेपर 2020 में हुआ। प्रॉपर 2.5 महीने की तैयारी हम फिल्म्स के लिए, लगभग 2 से 2.5 महीने की प्रॉपर तैयारी जिसको बोलते हैं, वो आपको करनी पड़ेगी, और होनी भी चाहिए। उससे कम में तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन। तो इतनी तैयारी की गई 2.5 महीने के लगभग, तो हुआ वो। अब उसके बाद फिर मेंस हुआ, क्योंकि मेंस के बीच में फिर कोविड की सेकेंड वेव आई, और उसके बाद जुलाई में हुआ मेंस, तो वो सब रहा। और मेंस का फिर रिजल्ट आ जाते टाइम, उसके बाद फिर इंटरव्यू, मेंस का जब रिजल्ट आया तो फिर इंटरव्यू में भी और भी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि यूजुअली इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है, लेकिन ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया गया, मेंस की तैयारी कैसे किया गया, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे। तो बिहार में प्रीलिम्स जो है थोड़ा ट्रिकी, रीजन बीइंग कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग यूजुअली किसी स्टेट जुडिशरी में नहीं पूछा जाता है, और वहीं लोग फंसते हैं एडमिन में, क्योंकि विटनेसबरी प्रिंसिपल पूछा जाता है, और भी प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन होता है, तो बहुत सारे हैं। और कुछ लैंडमार्क केस हुआ, जैसे इंडिया डेली लॉज का है केस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो वो पूछा जाता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आप लोग प्रेफरेबली उसको अच्छे से पढ़ें। दूसरा, कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं बिहार में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो एक टॉपिक हम लोग का है रिट्स का। रिट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बिहार जुडिशरी की प्री में हमेशा पूछता है, हमेशा वो मेंस में भी पूछता है, वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछता है, ऐसा है नहीं कि वो छोड़। यूजुअली रिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालाइज करेंगे, आप पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, 1 साल का नहीं, कम से कम 5 साल का आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर। जब तक आप ये पेपर एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चल पाएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, कौन से एरिया से पूछ रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से। जब ये तो बट फॉर्चुनेटली कि अगर 5 क्वेश्चन किसी टॉपिक से आ रहा है तो इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीजें आप लोगों को ही एनालाइज करनी है। जब तक आप खुद में सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे पेपर, तब तक कोई दूसरा आपको आकर ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। सब यही बोलते रहेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा, वो जीवन का चक्र घूमता रहेगा और होता रहेगा। तो वो चीज़। दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे आर्बिट्रेशन आपसे पूछता है, आपसे ट्रस्ट पूछता है, आपसे इक्विटी पूछता है, प्रीलिम्स में पूछता है, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है बच्चों की, हम कैसे पढ़ें। उसके लिए या तो आप कोई गाइड बुक रेफर करिए, और या फिर आपके पास जो मेन बुक है उसको रेफर करिए। सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नोट्स पता चल रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। तो उसके लिए आप वो प्रेफर करिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, मान लेते हैं कि अब आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं नोटिफिकेशन आ गया,
प्रीलिम्स का बिहार की, क्योंकि अब लेट अस कंसीडर दिस फैक्ट कि अब ये वैकेंसी क्लियर हो गई है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि नेक्स्ट कुछ मंथ्स में वैकेंसी आएगी ही आएगी बिहार में। तो अब जब वैकेंसी आती है, मान लीजिए आज वैकेंसी बोला कि आज से 40 दिन के या 50 दिन के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम, तो सबका जैसे बीपी हाई ऊपर नीचे होने लगता है कि अब क्या किया। तो वहाँ एक दिन लीजिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्ट्रेटजी बनाएं और उस पर स्टिक रखें। अब स्ट्रेटजी क्या हो, अगर दिन का 24 घंटा आप जितने भी देर पढ़ें वो आपके, क्योंकि आपको अपने आप में ऑनेस्ट रहना है, जितने देर पढ़ रहे हैं। अगर दिन का 24 घंटा है आपके पास, अगर इतना टाइम मिला है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं। तो लॉ, ये भी हम लोग लॉ पे डिस्कस करें, जीके जीएस पे प्रॉपर डिस्कस करें। तो उसके चीज रहता है कि अब उसके बाद आप एक काम ये करिए कि आप एक मेजर सब्जेक्ट उठाइए और एक माइनर सब्जेक्ट उठाइए, कम से कम रिवीजन के लिए। इतना तो होना ही चाहिए, और ये भी हम कम ही बोल रहे हैं। एक दिन में एक मेजर एक माइनर, ये लीस्ट, इससे ज्यादा ही आपको उठाना है, इससे कम एकदम नहीं उठाना। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिए एक साइड, तो एक साइड हो सकता है ट्रस्ट उठा लीजिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक साइड उठाए, कुछ और उठाए, तो हो सकता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उठा लीजिए, डॉट व्हाटएवर। उसके बाद मैटर करता है कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू इज सीने क्वा नॉन टू योर क्वालिफिकेशन इन प्रीलिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अच्छी बुक से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे किसी भी लफुआ झफुआ से सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीटेड है। और ट्राई कीजिए वो वाला एमसीक्यू या वाली बुक लीजिए जिसमें आंसर जस्ट नीचे नहीं दिए। उससे क्या रहता है, अगर आंसर दिए भी है तो आप उसको हाइड करके चलिए कि आपको, क्योंकि उससे एनालाइज करने के आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, उसमें से 40 सही होंगे, 35 सही होंगे, लेकिन जो गलत होगा वो आपको याद हो जाएगा, वही याद हो जाएगा, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपकी नहीं जरूरत है। फिर एग्जाम में एकदम 100% श्योरिटी वहां नहीं करोगे। तो वो चीज है। अब ये रहा कि आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, और जो मेन सब्जेक्ट है वो आप लोगों को देखना है। कम से कम दिन का एक मेजर सब्जेक्ट तो आप लेकर ही चलें। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आ जाता है, मान लो तो 50 दिन बाद है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टारगेट बनाए कि एक हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर 3 बार रिवीजन चाहिए आपको प्रीलिम से पहले, तो कम से कम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एक हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन, या एक हफ्ते में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या कोई भी बड़ी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। बिहार में एक अच्छी चीज ये है कि, अच्छी चीज भी बोल सकते हैं और मेंस के हिसाब से एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, कि आप वही आपका 60 अराउंड 60 मार्क्स कवर करें। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम मेंस में प्री में हम 5 क्वेश्चन के लिए सीपीसी बहुत कम पढ़े, जो हमने भी गलती की थी, सीपीसी के लिए बहुत कम पढ़ गए, लेकिन जब मेंस आया तो वहां हम फंस गए। तो इसलिए ये गलती एकदम नहीं करनी है। आप लोग को तो सीपीसी वैसे भी कवर करा चुके हैं सर, अब सीआरपीसी की बारी होगी आई थिंक। तो सीपीसी तो वैसे भी कवर आप लोग का, अब उसका केवल क्वेश्चन सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, नोट्स रेफर करना है। बेयर एक्ट, प्रीलिम्स में एक और लाइन बोली जाती है, बेयर एक्ट इज द बाइबल। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इलस्ट्रेशन पढ़ना है, सब कुछ, हर एक लाइन, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में बेयर एक्ट पे ही आपको पूरा प्रीलिम्स रिवॉल्व करेगा। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इधर से उधर केस लॉ से हो जाए, मैक्सिम से हो जाए, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बना दे, लेकिन 90% क्वेश्चंस आपके बेयर एक्ट पर ही घूमेंगे। तो बेयर एक्ट इज द बाइबल जो बोला गया वो एकदम सही बोला गया, उसी में ही है। दूसरी चीज डिपेंड करती है कि अब मेजर सब्जेक्ट आपको सीपीसी सीआरपीसी इस हिसाब से तैयार करना है कि आप मेंस के लिए हमेशा प्रिपेयर करें। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो अगर आप केवल प्रीलिम्स के लिए करेंगे तो मेंस में तो फंस जाएंगे, एकदम 110% श्योर है कि आप फंस जाएंगे, क्योंकि मेंस में ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। 40 दिन, 50 दिन, 2 महीना हार्डली, उससे ज्यादा ये लोग यूजुअली नहीं लेंगे। अगर कोई अनसीन सर्कमस्टांसेस से आ गए तो वो बात अलग है, लेकिन नहीं लेंगे। तो ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात रही कि अब ये जो लॉ हो गया, ये हो गया एमसीक्यू, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है जो लॉ और एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आता है जीके जीएस। 100 नंबर का लॉ का पेपर है, 150 नंबर का नहीं, कुछ ऐसे कितने का है, हाँ, तो 150 लॉ का है, 100 नंबर है जीएस। हाँ करेक्ट, अभी आता है। क्योंकि मेरा प्रीलिम्स में लॉ में 150 में से 108 या 110 के अराउंड कुछ ऐसे बना था, और जीके मेरा जीके जीएस बकवास था, क्योंकि लॉ मतलब साइंस तो ऐसे नहीं आती थी। तो हाँ, और जीके जीएस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे, मैथ तो पता नहीं क्या पूछ दिया था, तो कुछ आता ही नहीं था, तो एक लाइन से जो भी आंसर आ रहा था मार दिया था उसको। तो प्रीलिम्स में मेरा 2 या 3 नंबर ज्यादा ही थे, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्योंकि मैं पहला प्रीलिम्स, हम इससे पहले कोई प्रीलिम्स नहीं दिए, कोई भी जुडिशियरी एग्जाम ही नहीं दिए,
तो हमें लगा कि चलो देते हैं, तो और फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस उसके लिए हम ये फिर उसके बाद हम बताएं आपको पॉइंट क्या हम यहाँ मेक करना चाह रहे हैं कि अगर आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा। ये आप गलती कर ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। 100 में से आपको कम से कम 60 अबव स्कोर करना ही अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप 60 के नीचे हैं प्रीलिम्स में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंपटीशन वैसे ही बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर साल कट ऑफ बढ़ेगा ही। मेरा अराउंड 164 के अराउंड कट ऑफ था हमारे टाइम। अभी अगर कुछ आप कम से कम लेकर चलेंगे तो 170 लेकर चलिए, उससे नीचे आप 250 में 170 के नीचे अगर आप ला रहे हैं तो वही है कि 50-50 चांस है कि हो भी जाएगा नहीं भी होगा, तो उससे क्या फायदा। और वैकेंसी क्लियर होने में टाइम लगती है। एक भी वैकेंसी आएगी, अब देखिए इसी को वैकेंसी क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा है तो टाइम लगना ही लगता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अब आप बुक्स पूछेंगे कि कौन सी बुक्स हम लोग कंसल्ट करें, तो हम पर्सनली घटना चक्र फॉलो किए थे और उसके अलावा हम लूसेंट देखे थे। ये दो हम पीआर के लिए स्पेसिफिकली देखे थे। और घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करना और वही उसको बार बार सॉल्व करना, एक बार रिवीजन से नहीं हुआ, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और टेस्ट तो सर करा ही रहे हैं तो टेस्ट हो गए। अब कमिंग टू द फैक्ट कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, दैट इज मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम आपका स्टैमिना के साथ साथ आपका लीगल एक्यूमेंट चेक करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं। फिजिकली का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो होना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं एक एग्जाम को हैंडल करने के। और नेक्स्ट लास्ट 2 डेज मेरा 3-3 घंटे का, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन। तो अब पहले दिन आप मेंस का, अब मेंस की तैयारी की कैसी जाए, ये तो बेसिक जो फंडामेंटल है वो मान लेते हैं। आप सबका प्रीलिम्स में हो, आज से हम लोगों को मिला है 60 डेज, लेटर का 60 दिन बाद पहला पेपर है मेंस। अब क्या करना है, मेंस के गो थ्रू के लिए कम से कम 3 टाइम रिवीजन आपको चाहिए, कम से कम 3 टाइम रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी और एक सब्जेक्ट का भी। अब 3 टाइम रिवीजन कैसे आप डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट टाइम रिवीजन होगा आपका वो होगा ओवरऑल सब्जेक्ट का रिवीजन। ओवरऑल सब्जेक्ट को आप देखिए, पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद समझिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, लीगल मैक्सिम क्या है, सेक्शंस क्या है, ये अंडरलाइन पहली बात। सेकंड टाइम जो रिवीजन होगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और थर्ड टाइम जो रिवीजन होगा वो केवल प्रीवियस ईयर का। इतने में आपका 3 टाइम रिवीजन सर्कुलेट करेगा। और इसको ये ऐसा नहीं कि 3 टाइम रिवीजन करके फिर छोड़ दिए, उसको फिर से आप फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जो मेन टॉपिक था, जो नॉर्मल टॉपिक्स थे, उन लोगों को रिवाइज किया जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाने शुरू हो गए बहुत ज्यादा। पिछली बार हम लोग का टीपीए का पेपर काफी अनप्रेडिक्टेबल था। हम लोग जब हम खुद ही पर्सनली जब टीपीए का पेपर देखे तो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि हम क्या लिखेंगे कुछ आंसर में, हमें कोई आईडिया नहीं समझ में आ रहा। तो ये चीज है। और अगर मान लेते हैं यहाँ से 60 दिन बाकी है तो ये 3 टाइम रिवीजन रहेगा। अब आती है कि 6 दिन है पेपर, तो 5 दिन का पेपर है, हर दिन आपको 3 दिन तो आपको 6 घंटा लिखना ही पड़ेगा। तो अगर आप घर पे 6 घंटा नहीं लिखेंगे तो आप वहाँ एग्जाम में 6 घंटा कैसे लिख पाएंगे। ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आपको खुद सोचना कि आप अगर 6 घंटे 10 बजे जब आपको उठने का अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि आप दिन का 6 घंटा कम से कम लिख रहे हैं। उंगलियां दर्द होंगी स्टार्टिंग में और अजीब अजीब से निशान निशान पढ़ने लगेंगे, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिख ही जा रहे हैं, लेकिन वो सब एट द एंड आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। मेंस का ये भी एम रहता है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो लेंदी है, तो क्वेश्चन और आंसर्स पूरे हो जाए। क्वेश्चंस कुछ छूटे हैं, लोगों के क्वेश्चंस और आंसर्स छूट जाते हैं लिखते लिखते, या तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और वहाँ बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांस रहती है कि आप लिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, छूट गया, खत्म, याद नहीं आ रहा है कैसे लिखें क्या लिखें। केवल एक लाइन, एक क्वेश्चन ऐसा था टीके में जिसमें हमें लगता है कि 5-6 लाइन के लिख कर आए थे और जो भी पेयर था वही लिख कर आए थे, क्योंकि नहीं आ रहा था क्या करते, कुछ ना कुछ तो लिखना ही था, ऐसे खाली हाथ तो नहीं आ जाते। बड़ी मुश्किल से मेंस का एग्जाम देने के लिए मिला तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये रही कि मेंस का एग्जाम तो मान लेते हैं आपको 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन, मैक्सिमम आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 फंडामेंटल।
ये अगर आप 3 फंडामेंटल अपने सीख किए तो हो जाए, ये लॉ का हम बताते हैं। अब जीके जीएस पे आते हैं मेंस के। सेम बुक हम मेंस एग्जाम देने से पहले हमें लगता है 3-4 बार तो कम से कम पढ़ लो, कम से कम, क्योंकि हम ये जान रहे थे कि प्रीलिम्स में मेरा जीके जीएस वीक है, और अगर बिहार में सिलेक्शन चाहिए तो जीके जीएस के पेपर में आपको मिनिमम अच्छा मतलब सिलेक्शन चाहिए, तो हम ये सोचते थे कि अच्छे से सिलेक्शन चाहिए। अब यहाँ से हमें भी नहीं पता था कि इतने अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ठीक है। तो आपको मिनिमम हम टारगेट ये बनाए थे कि 180 मार्क्स हमें 250 में से चाहिए, और ये हम जान रहे थे कि मेरा जीके जीएस वीक। तो अब उसके लिए हम क्या किया बताते हैं। लूसेंट हम पढ़े प्रॉपर, खूब पढ़े, रगड़ के पढ़े लूसेंट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, फीमेल व्हाटएवर, जो कि जिसका साइंस बैकग्राउंड है और वो भी अगर मेंस का एग्जाम दे रहा है आपके साथ, तो आप उससे कंसल्ट करिए, उसके साथ पढ़िए, क्योंकि बहुत फायदा मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट। और अब वेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, हमें क्या पता, वहां पूछ देता था भैया ऐसे बताइए मिनरल क्या है और ये क्या है वो क्या है, आप कैसे लिखेंगे। हमें जब तक हमारे दिमाग में फंडामेंटल नहीं, ए क्यों है, बी क्यों है, ये फंडामेंटल तो क्लियर होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास अगर कोई साइंस का फ्रेंड है जो मेंस दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर गो थ्रू हो गया और क्या। और लूसेंट पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी सारी बुक्स आती हैं, आप देखेंगे कि एन सिंह की एक बुक आती है पीवाईक्यू की, उसके आंसर्स तो बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंसर्स उसमें सही सही दिए रहते हैं। उसको आप मैक्सिमम टाइम सॉल्व करें, जब तक आप उसको मैक्सिमम टाइम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो चीजें नहीं होंगी। जीके जीएस के पेपर में क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाकर दे दिए जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस एकदम डिटो उठाकर वही क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर देंगे पेपर में। तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये भी मैटर करती है कि आप अगर प्रीवियस ईयर बिहार जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो एपीओ के जो जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर है उनको छोड़ के नहीं जा सकते, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। हमारे साथ खुद हुआ एक बिहार सानी या क्या कोई बुक पूछा था, तमस पूछा था या कोई ऐसी बुक पूछा था, तो उसके तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको वो पढ़ के ही जाना है एपीओ के लिए। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू हम लोग यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो हम लोग पूछते हैं। उसका इंटरव्यू तो काफी लंबा, वो तो एक अलग कहानी है, उसका बताएंगे। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक प्रीलिम्स में या मेंस में, तो एकदम पूछिए आप। आपने बताया कि प्री में जो बुक है एमसीक्यू वाली, हाँ, वो अच्छी बुक बिहार यूपी के लिए तो घटना चक्र में सारा कवर हो जाता है, लेकिन बिहार में बहुत सारे यूपी के लिए घटना चक्र सफिशिएंट नहीं है, और बिहार में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो नहीं मिल पाते हैं हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कौन सा? हिंदी मीडियम में बेस्ट कौन सा? हम इंग्लिश मीडियम में, तो हम आपको बताते हैं, इंग्लिश मीडियम में यूनिवर्सल की रेड कलर की बुक आती है, उसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर रहते हैं, उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स भी। यूनिवर्सल की एक मोटी बुक आती है जुडिशियल सर्विस के नाम से, और यूनिवर्सल की एक पतली टेल एमसीक्यू की आती है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस है। अगर वो आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड मिल जा रही है तो आपका काम एकदम हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं, ट्रस्ट हो गया और आर्बिट्रेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये लेकिन प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में आप, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और चीज, अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम जब दे रहे हैं तो अगर 60 दिन आज से मान लो 50 दिन बाकी है, तो अभी तो आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं पर डे, ये मिनिमम है जो हम बोल रहे हैं, ये करना ही करना है। इसका टैटू बनवा लीजिए आप लोग कि मिनिमम 100 क्वेश्चन दिन का लगाना ही लगाना। और वो चीज जब एग्जाम मिनिमम 15 दिन बच जाएगा तो ये क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते आपके 500 होने चाहिए लास्ट डे। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लगाना, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल। और खुद को एनालाइज, ये नहीं कि एमसीक्यू लगाया जा रहा है सब सही हो रहा है, हटाओ जो भी आ रहा है हो गया हो गया। आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो आप समझिए उसको क्यों गलत हो रहा है, आपको सेल्फ एनालाइज करने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। प्रीलिम्स में कोई डाउट है तो पूछिए आप, स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स। ओपी त्रिपाठी हम खुद सॉल्व करते हैं उसको। ओपी त्रिपाठी आप सॉल्व करिएगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं कि हम लोग जो अभी फेस कर रहे हैं उसका रिवाइज्ड एडिशन नहीं आया, तो पुराने क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आप जुडिशरी का लेवल उससे ऊपर उठ चुका है। इसीलिए हम आपको यूनिवर्सल रेफर कर रहे हैं कि बेटर रेफर यूनिवर्सल बिकॉज़ इट हैज अ क्वालिटी, क्वेश्चंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इट विल हैव दैट क्वालिटी। सर आप बिहार के लिए बता रहे थे कि हाँ। मतलब घटना चक्र
जीके जीएस के लिए। हाँ हाँ, लॉ के लिए आपको भी एक एमसीक्यू की जैसे यूनिवर्सल की बुक आप है, और यूनिवर्सल की बहुत सारी बुक्स आती है। एक तो केवल एमसीक्यू है, एक में जुडिशियल सर्विस की बुक है जिसमें नोट्स भी है और एमसीक्यू भी है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं एकदम कर सकते हैं आप। देखिए अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि कौन से बुक के एमसीक्यू ज्यादा अच्छे हैं। यूनिवर्सल की रीस में बोले कि यूनिवर्सल के एमसीक्यू का स्टैंडर्ड है, अगर आप यूनिवर्सल सॉल्व करके जाएंगे तो उससे ऊपर के बहुत कम ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक हम मानते हैं उस पर। और जैसे आपने बोला कि सॉल्व करते समय हम आंसर हाइड कर लें, हाँ हाँ एकदम। तो जो उसकी डिटेल्स होती है, व्याख्या जिसको हाँ, हाँ, मतलब हाँ। तो उस पे अंडरलाइन करना है, लेकिन जो उसका मतलब मेन आंसर होता है जैसे डी है, तो क्या उसको भी मतलब करते जाना है या उसको छोड़ते जाना है? ये मैं बहुत कंफ्यूजन है। देखिए एसेंशियल क्या है कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ये सबको पता है। मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, उसमें सेक्शन 32 भी दिया है, 34 भी दिया है, 36 भी दिया है, 38 भी दिया है, तो नीचे आंसर यहाँ लिख दिया है कि 32। हम क्वेश्चन देखे, हम कुछ भी मारे तुरंत आंसर लिख दिया तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम 5-10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद देखिए कि ये वाला मेरा आंसर क्यों गलत है, उसके बाद हम पीछे रेफर किए, तब हमें पता चला कि इसका आंसर 32 हम 34 मारे, तब वहां पे आपको तब समझ याद रहेगा कि यहाँ डायरेक्ट डिक्लेरेशन 32 है, 32 सबसेक्शन 1 नॉट 32। और कोई आप लोग इतना बोलते हैं क्लास में, कब आएगी वैकेंसी, यही क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स क्लियर, प्रीलिम्स में कोई डाउट नहीं है। सर जीके जीएस के लिए एक ओपन कोऑर्डिनेटर वो मैंने देखी थी प्रतियोगिता का, हाँ हाँ, वो भी रेफरेबल है इस चीज के लिए। प्रतियोगिता पेपर करंट अफेयर्स के लिए अच्छी बुक है, लेकिन बहुत वास्ट है। पढ़िए, क्योंकि हम लोग जो दिए थे तो हम जीके जीएस की जो स्टैंडर्ड बुक हम करंट अफेयर्स के लिए जो फॉलो किए थे वो कंपटीशन इन फोकस थी। आप एक बुक पकड़िए जो भी है करंट अफेयर्स की, और एक को रेगुलरली मंथली परचेज करिए, डेविएट मत कीजिए। जैसे कि हम एक महीने कंपटीशन इन फोकस खरीदे, दूसरे महीने प्रतियोगिता दर्पण करें, तीसरे महीने कोई और तीसरी बुक खरीदे, उससे पूरा हौच पौच हो जाएगा, एक सिंक्रोनाइज मैनर में आप नहीं पढ़ पाते, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। घटना चक्र फॉलो कीजिए। घटना चक्र में आपको यूपी पीसीएस क्वेश्चंस हैं, और से पूछ लेता है, मैंने देखा है तो हल करते हैं, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम है। बिहार में जब हम लोगों ने प्रीलिम्स दिया था, पिछले बार का प्रीलिम्स का पेपर देखिए, जीके जीएस में 10 में पता नहीं कौन सा मैथ्स का कौन से चैप्टर से पूछा था, डायग्राम वायग्राम ट्रिग्नोमेट्री करके पूछा था। और आप लोग पेपर देखिए पिछले बार का, मतलब जो हम एग्जाम दिए उसमें वो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को नहीं आ रहे थे। हमें लगता है कि 1000 में से एक बच्चे को आता है, वो भी 12th में अगर साइंस लिया होगा तो भी वो भुला गया होगा। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड, मेरा कहने का मतलब है कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं सॉल्व कर सकते, वो आएंगे ही आएंगे। यू कैन नॉट बी बेटर देन एग्जामिनिंग, उनका एक वो रहता है कि हाँ इसे कैसे आप साफ कर देंगे। हाँ तो वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं या तुक्का मारने के लिए आते हैं, तो उसमें आपका लक है, लक फेवर करेगा, लक फेवर से ब्रेक तो वही है, आप अच्छे से कीजिए। बाकी घटना चक्र इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप उसको सॉल्व करेंगे, उसमें अच्छा कंटेंट दिया होगा, और लूसेंट आप कंप्लीमेंट, लूसेंट आपकी पॉकेट डायरी होनी चाहिए, समझ लीजिए, निकाले ऐसे बहुत जरूरी है। लूसेंट फंडामेंटल क्लियर करता है, इसलिए आप जब तक फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा तब तक क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हो गया 2 मिनट सॉल्व, 2 घंटे बाद सही करना है, फिर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब तक फंडामेंटल नहीं है तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और किसी का क्वेश्चन कोई नहीं? करंट अफेयर्स आप कंपटीशन इन फोकस या प्रतियोगिता दर्पण आशीष से या फॉलो करिए, उसको बहुत है। करंट अफेयर्स के लिए हम स्पेसिफिकली बताएं तो कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता दर्पण कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, बस उसको फॉलो कीजिए प्रॉपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट, ये भाई के छोड़े बिना तो आप जाएंगे, छोड़े बिना क्या, एक बार नहीं सॉल्व करना है आपको, जितना टाइम मिले उतना प्री भाई के सॉल्व करना है। वो आपके लिए रामचरितमानस एक गीता है उस टाइप, क्योंकि महाभारत का एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, और कि महाभारत किसने लिखा है आपको पता है? और एक और क्वेश्चन था आई थिंक, सॉरी महाभारत लिखा नहीं, महाभारत जो सीरियल बना है किसने बनाया? हाँ, और हम लोग रामानंद सागर भी है ना, हम लोग वही है रामानंद सागर वाले हम लोग लिख रहे हैं। वो बाद में आकर पता चलता है कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया।
वैसे पूछिए सॉरी मेन मेंस में मेरा पहला ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा ऑप्शन था टीपीए ट्रस्ट इक्विटी एसआरए और तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम मिस कर रहे हैं। चलो ये पूरा मेन क्वेश्चन है, 25 मार्क्स मान लेते हैं कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट पूछे या आर्टिकल 14 पूछे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही एक टेक्निकल चीज है जो लोग हमें भी आप ही के लोगों को डाउट होता है, भी यही पूछते थे कि क्या लिखें कि हमें ज्यादा नंबर आए। तो अब फुल आंसर का हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। फुल आंसर अब उसको आप क्रिस्प करके आप शॉर्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं आर्टिकल 14 भी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक, अब आप पहला जो है वो रहेगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है क्वेश्चन आंसर राइटिंग आपको। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इंट्रोडक्शन लिख दिए तो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आप नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। आपको केवल लाइन से हार्डली इंट्रोडक्शन। ठीक, ये 25 मार्क्स के हिसाब से हमारा पड़ता है। अब होता क्या है, लोग 25, कुछ लोग बोलते हैं कि 25 मार्क्स में 5 नंबर का और 5 पेज आप भर दीजिए, तो ऐसा ये एक मिथ भी है और कुछ लोगों का तो सही भी हो जाता है। लेकिन आप 25 मार्क्स का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप कम से कम सफिशिएंट मैटर देंगे, आप इतना होना चाहिए कि उनको सेटिस्फाई करे, तो आपके आंसर में कंटेंट होना चाहिए। विदाउट कंटेंट आप आंसर नहीं लिख सकते। तो इंट्रोडक्शन हो गया 5 लाइन, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, मान लेते हैं अगर आर्टिकल 14 का आंसर है। ठीक, अब इसी की तरह हम मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्या है, मान लेते हैं ट्रिब्यूनल्स पे लिखना है 25 नंबर का। तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक अगर जो होगा कनेक्टेड, ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई इससे रिलेटेड है क्या, कौन सा आर्टिकल है, अच्छा तो ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए आपकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेड डाउन कहते हैं। क्यों ब्रेड डाउन है, क्योंकि सारे दूसरे लॉज अपना यहाँ पे अब रहेगा कि ट्रिब्यूनल के बारे में आप क्या समझ रहे हैं और ट्रिब्यूनल से कैसे आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ट्रिब्यूनल से, ये मेन कंटेंट आपका है और ये फिर लिखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन यहाँ लिख दिया आप लोग कि भैया ट्रिब्यूनल ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ दिया है और इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये अपना आंसर हमारा बस। उसके बाद ट्रिब्यूनल आ जाता है। ठीक, अब ट्रिब्यूनल लिख दिए। अब उसके बाद अगर कोई केस लॉ, क्योंकि केस लॉ इंपॉर्टेंट है, तो केस लॉ आ जाएगा। ठीक, कि केस लॉ कौन सा है, कोई लीगल, बीच में अगर कोई लीगल मैक्सिम है तो उसको भी डालिए आप। ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रोविजन के बाद ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी आएगा बीच में। ये मेन आंसर का है। लीगल मैक्सिम होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। हो सकता है कि इसका पर्पस भी पूछा जाए कि पर्पस क्या है ट्रिब्यूनल का। ऑब्जेक्ट और पर्पस में डिफरेंस है, तो पर्पस क्या है उसको भी आप लिखिए। केस लॉ लिख दिए, उसके बाद आप कंक्लूड करिए। इतनी चीजें अगर कंटेंट आप दे दे रहे हैं, भले ही 2.5 पेज में दे, चाहे 3 पेज में दे, चाहे 6 पेज में दे, इतनी चीजें कंटेंट अगर आप उसको प्रॉपर भर के दे रहे हैं तो नंबर आपको मिलेगा। इसमें लिख रहा है तब तक अगर नहीं लिखेंगे तो कहाँ से नंबर मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आंसर कैसे लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी साफ सुथरी राइटिंग में लिखना, और उसके इसका प्रैक्टिस करना 6 घंटा बहुत ज़रूरी है। जो हम पहले बताया कि आपको 6 घंटा अगर आप नहीं लिखेंगे घर पे तो वहाँ जाकर 6 घंटा आप कभी नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन छूटना ही है फिर। और लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या करते हैं कि लोग एकदम लास्ट 15 दिन में रखते हैं और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। एक और चीज़ होती है, हम जब स्टार्ट किया आंसर राइटिंग तो हम पहले ये सोचते थे कि कैसे लिखें, अपने से लिखें कि बुक से देख कर लिखें कि क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो हम ये प्रॉब्लम सबको रहती है, हम भी आपके स्टेज पर कहीं ना कहीं थे तो हम भी यही सोचते थे। तो पहला हम काम क्या किए कि हम बुक से देखकर आंसर लिखना शुरू करें। रेस जुडिकाटा पूछ दिया, सर पढ़ाए आप लोग को अच्छे से, तो इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद कौन से मैक्सिम पर बेस्ड है वो बताया,
उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है ये बताए, उसके बाद रेस जुडिकाटा से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ कहाँ पर है वो बताए। तो ये एक पूरा फुल फ्लेज्ड आंसर है। तो जब सर बताए हैं तो उस हिसाब से आप लोग लिखिए, ठीक। नहीं तो आप लोग बुक में देखिए कि कैसे लिखा है, तो बुक से कुछ नहीं लिख पाएंगे जितना आप यहाँ। अब होता क्या, हम आपको क्यों बता रहे हैं ऐसी चीज़ की बुक से देख करके, क्योंकि आप बुक से देख कर एक बार या अपने से मॉडल आंसर लिख लिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को और आंसर को याद करिए। उसके बाद बिना याद करने के बाद बिना देखे लिखिए। जब आप बिना देखे लिखेंगे तो 5, 6, 8 टॉपिक है, उसमें से केवल आप 4 टॉपिक लिख पाएंगे पहली बार, वो भी हम ज़्यादा बोलना। तो जब वो 4 टॉपिक मिस होगा जो आपको नहीं याद है, फिर आप पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे वो याद होना शुरू होगा। और ये होता है प्रोसेस मेंस का आंसर राइटिंग। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स में आप 1 नंबर से हो, 10 नंबर से हो, 15 नंबर से हो, क्वालिफाई, बस सिंपल सी बात है। लेकिन मेंस अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आप हमेशा प्रॉब्लम। मार्क्स में बहुत अच्छा नंबर लाए, मेंस में बहुत अच्छा नंबर लाए, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा नंबर। अब इंटरव्यू की बात, तो पहले हम लोग मेंस का डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू डिस्कस करेंगे। मेंस तो ये है पूरा। अब मेंस में कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को, या मतलब कुछ, हम कभी पैराग्राफ लिए आंसर नहीं लिखते, लेकिन लोग लिखते हैं। वो आपका कन्वीनियंस है कि आप कैसे आंसर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके सामने, सिंपल सा है। और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। केस लॉ आपको लिखना पड़ेगा टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट केस लॉ आप मिस नहीं कर सकते, उस पर नंबर से रखते। आर्टिकल 14 में अगर आप मेनका गांधी नहीं लिखेंगे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है। और कोई क्वेश्चन मिस, तभी कंटेंट आते आते 2 पेज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स में आप 1 नंबर से हो, 10 नंबर से हो, 15 नंबर से हो, क्वालिफाई, बस सिंपल सी बात है। लेकिन मेंस अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। बिहार में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंटरव्यू बहुत ही, जैसे लोगों का 35% मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स 100%, तो लोगों को फेल कर दिया जाता है। यही अब आप मार्क्स में बहुत अच्छा नंबर मेंस में बहुत अच्छा नंबर लाए, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा नंबर। अब इंटरव्यू की बात, तो पहले हम लोग मेंस का डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू डिस्कस करेंगे। मेंस तो ये है पूरा। अब मेंस में कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को, या मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो आपके हिसाब से है, तो वो पूछिए। सॉरी, हाँ हाँ, मैक्सिमम केसेस हम आर्टिकल 14 में तो याद था कि 21 पूछा था हमसे, मेनका गांधी का केस लॉ, और हाँ, तो उसमें हम हमें याद है 10 से 12 केस लिखा है मिनिमम। हाँ, केसेस हमें याद रहता है, बस यही समझ नहीं। हाँ, वेरी गुड। अब होता क्या है कि हमारा क्या है कि हम शुरू से पॉइंट में ही आंसर लिखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे जैसे हम बनाया ना, ये हम एरो देते थे और आंसर एक पैराग्राफ लिखते थे, फिर एरो देते थे, फिर एरो। हम कभी पैराग्राफ लिए आंसर नहीं लिखते, लेकिन लोग लिखते हैं। वो आपका कन्वीनियंस है कि आप कैसे आंसर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके सामने, सिंपल सा है। और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। केस लॉ आपको लिखना पड़ेगा टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट केस लॉ आप मिस नहीं कर सकते, उस पर नंबर से रखते। आर्टिकल 14 में अगर आप मेनका गांधी नहीं लिखेंगे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है। और कोई क्वेश्चन नहीं सर? सर हर एक विषय की 60 रुपये लॉ, 2-3 लाइन का कंफ्यूजन बहुत है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि टीपीवीपी में क्या होता है कि 10 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन आया, ठीक, 10 नंबर में हो सकता है कि हम 2 पेज लिखें। अब इतना तो मिनिमम तो आपको कम से कम 2 पेज में तो बताना ही पड़ेगा, कंटेंट बताना पड़ेगा। पेज की बात नहीं है, लेकिन तभी तो कंटेंट आते आते 2 पेज हो जाता है। तो अब ये होता है कि 2 पेज है, अब कंटेंट तो भैया 1 पेज में खत्म। अब क्या किए, तो लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ फंसती है कि लोग रिपीटेटिव हो जाते हैं, एक ही चीज को इंट्रोडक्शन में लिखे, कंटेंट में लिखे, केस लॉ में भी वही बता रहे हैं, कंक्लूजन में भी वही बता रहे हैं। ये नहीं करना, सेम बात रिपीट नहीं करना। क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन, देखिए इसका रीजन बता रहे हैं, एक तो रिपीट नहीं करना और इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंटेंट अच्छा हो गया तो एक एग्जामिनर के माइंड में ये चला जाता है कि हाँ इसको आता है, तो वो नीचे उतर जाता है। वो लोग पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं एकदम पढ़ते होंगे, लेकिन आपको वो माइंड से एक परसेप्शन मिल जाता है कि वेरी गुड, तो उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि
आपका जो इंट्रोडक्शन वो अच्छा है, हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप पहले से रेडी रख के रखें, ठीक है। ये नहीं कि मेंस में जा रहा है सोच रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो वो नहीं, तो आप पहले से रेडी रखिए इंट्रोडक्शन, तभी काम। उसके नोट्स बनने चाहिए आपके, अगर नोट्स नहीं बन रहे, आप लिख नहीं रहे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन नहीं इसको सर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एकदम उसको कवर करने में ऐसा होता है कई बार कि एक टॉपिक कवर करो तो दूसरे पे दूसरा भी याद आता है क्योंकि इससे रिलेट करके पढ़ना होता है। तो आपकी मतलब क्या अप्रोच है उसको पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि सब्जेक्ट ऑफ केस लॉ, और है भी क्योंकि केस लॉ ही है जो इंटरप्रिटेशन इवॉल्व होते हैं। इंटरप्रिटेशन लॉ क्या है, लॉ इंटरप्रिटेशन ही एक तरह का इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेरा हमेशा से मैं पसंद रहा कॉलेज से, तो हम लोग कई बार बोले अच्छा हाँ ये भी खबर है, आपको क्वेश्चन मैंने बता देते हैं उसके बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या रीजन रहा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप पहले सेग्रीगेट कीजिए, मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सेग्रीगेट करेंगे तो 10 से ज़्यादा नहीं है, हम गिनवा देते हैं। प्रीएम्बल, आर्टिकल 14, 19, 21, ये मेंस के टॉपिक हम बता रहे हैं। रिट्स 1 2 3 4 5 रिट्स हो गया, डीपीएसपी और फंडामेंटल उसमें प्रेसिडेंट पूछ देता है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पूछ देगा, लेजिस्लेचर से तो क्वेश्चन यूजुअली नहीं रहता। पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद लेजिस्लेटिव रिलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें भी डॉक्ट्रिन डिटेल सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिन कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक दो टॉपिक और देखिए, आप 15 टॉपिक मान लेते हैं, इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आप 15 टॉपिक्स अगर कर लीजिए और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए तो आपको कहीं ना कहीं याद रहे, और उसको लिखिए, नहीं लिखें, हम यही बार बार आपसे यही बोलेंगे कि आप लिखिए रोज। अभी 1 घंटा दिन का लिखिए, अभी तो कुछ नहीं है, तभी 1 घंटा दिन का लिखने की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटा नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। और फिर आपका क्वेश्चन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट कैसे किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब चीज कनेक्टेड है। आप केस लॉ, आपको इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस पता होने चाहिए। अगर इतना भी आप आंसर नहीं लिखते तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। सर आपने तो जैन पांडे हाँ, जैन पांडे ठीक है, सफिशिएंट होगा। जैन पांडे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़े, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, नोट्स बनाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सारे केस लॉ पढ़ा है। अच्छा हाँ, ये भी हुआ रहता है, लोग आपको मेंस हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो उसका बोलेंगे मेंस में सब्जेक्ट क्या ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि फैमिली लॉ में मतलब हिंदू मुस्लिम में नंबर नहीं मिलता, कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर नहीं मिलता, कॉमर्शियल में नंबर मिलता है, ईपी में नंबर मिलता है, तो ये चीज लोग बोलते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं पता कितनी सच है कितना क्या है, क्योंकि मार्कशीट अभी भी नहीं आई, हम नहीं देखते हैं कितना नंबर हमें। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप बोलो, सिंपल सी बात, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि आप अच्छा इसको कर लेते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। हमें ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमें लोग बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये भी होता है कि थर्ड डे कॉन्स्टिट्यूशन रहता है यूजुअली, तो थर्ड डे पहला पेपर रहता है प्रोसीजर का, तो एक ही दिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी देना है और एक ही दिन प्रोसीजर का भी एग्जाम देना है। फर्स्ट शिफ्ट में प्रोसीजर रहेगा, सेकंड शिफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत हेक्टिक डे रहता है, वही मोस्ट डिसाइडिंग डे ऑफ योर मेंस एग्जाम है, क्योंकि पहला 3 घंटा आप प्रोसीजर पढ़ के जाएंगे, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और स्मॉल कॉजेज और आर्बिट्रेशन ये सब, और नेक्स्ट का जो 3 घंटा है उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन का पेपर देंगे। तो लोग कहते हैं कि आप रिवाइज कैसे कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, कुछ लोग यही इसी का हुआ बनाकर छोड़ देते हैं कुछ लोग, तो वो आपकी कंफर्टेबल। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लिए 1 महीना 6-6 घंटा, तो ये जो 3 घंटा और नीचे का जो 3 घंटा है वो कुछ नहीं है, आराम से गो थ्रू हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यही है, तो सिंपल सी बात है। अब टीपी में इस बार पेपर डिफिकल्ट था, जो मेरा सेकेंड ऑप्शन था, टीपी का पेपर डिफिकल्ट था। हुआ क्या कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि नहीं एकदम आ रहे थे, और हम तो चैरिटेबल ट्रस्ट से एक क्वेश्चन पूछ दिया था जो बेयर एक्ट का था। पहले क्या होता था, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर हम देखें, प्रीवियस ईयर में केवल राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी यही सब पूछता था। तो पूरा सेक्शन का कोड बना लिया हम लोग, हम 3 दोस्त लोग, उसके बाद हो गया कि चलो यही लिख कर आ जाएंगे, पूरा उतार दिया जाएगा, हो तो गया ट्रस्ट भी कंप्लीट।
अब जब वहाँ एग्जाम देने गए तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट से पूछ दिया, कुछ नहीं आ रहा था, क्या किया जाए। तो अब चैरिटेबल ट्रस्ट एक चैरिटी के नाम पे कुछ तो लिखना था, तो चैरिटेबल ट्रस्ट में फिर हमने एक CMC मेडिकल कॉलेज है जो ट्रस्ट पे चलता है वेल्लोर में, और वो इसलिए हमें आता है क्योंकि मेरा भैया VIT वेल्लोर से पढ़ा है, तो हमें वो चीज़ याद थी, तो हम एक वो क्वेश्चन लिखे थे। उसके बाद एक जो लिखे थे वो हम लिखे थे राम भूमि तीर्थ क्षेत्र वाला वो ट्रस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो हम लिख दिए थे, और भगवान राम की कृपा हमें लग रही है वो एक हम लिखे थे, ठीक है। तो वो था, कुछ तो लिखना है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे बहुत ही आपका एक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक आप वाइड रेंज में नहीं पढ़ेंगे, ये मेरी गलती थी, यहाँ बता रहा है कि केवल प्रीवियस ईयर पे हम रिलाई करके चले, वो नहीं करना है। SRA में भी यही प्रॉब्लम हुई मेरे साथ कि SRA 3 टॉपिक पूछता था, इंजंक्शन पूछता था, डिक्लेरेशन पूछता था सेक्शन 32, और एक और टॉपिक था स्टार्टिंग का, वो पूछता था मेंस में, केवल भाई यही 3 टॉपिक पूछते थे, हम यही 3 टॉपिक पढ़ के चले गए, नहीं पूछा कुछ। हालत खराब, क्या क्या लिखे हमें खुद नहीं पता था। तो कुछ पेपर ऐसे आ जाएंगे जो आपको फंसा सकते हैं, तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्ड्स का लोग बोलते हैं इजी है, आप लोगों को भी लगता है इजी है, पेपर भी इजी आता है लेकिन नंबर नहीं मिलता, और यही रीज़न है क्योंकि इजी सब्जेक्ट है। तो वो एक माइंडसेट बन गया है, लोग बोलते हैं कि हाँ इजी सब्जेक्ट है इसलिए क्वेश्चन भी इजी रहेंगे, लेकिन उसमें भी फंसा देता है, उसमें आपको अच्छा लिख कराना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में इतने, टॉर्ट्स में इतने केस है कि क्या बताएं, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उतने के लगभग केसेस हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। अब 2 चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं मीन्स के हिसाब से, एक चीज़ पहले बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट, GK GS का पेपर, ये आता है टोटल 250 मार्क्स का, ठीक, ये रैंक डिसाइड करता है और सिलेक्शन डिसाइड करता है। GK GS में ऑन एन एवरेज अगर आप, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं 180 लोगों को मिलता है, टॉपर्स को भी मिलता है 180, देखें 180 आपका टारगेट होना चाहिए, इससे नीचे आप सोच नहीं सकते अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 180 टारगेट ही रहना चाहिए। अब 180 स्कोर कैसे किया, ये चीज़ है सबसे बड़ी। AN सिंह की जो बुक आती है उसको रट लीजिए, बहुत ज़रूरी AN सिंह की बुक पढ़ना, PYQ बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, अब जो अलग चीज़ है कि जो बिहार PCS के पेपर्स होते हैं, जब आप प्री देने जाएं तो बिहार PCS के प्री के पेपर्स देखिए, उसमें साइंस और GS पूछता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो आपको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ क्या सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ कर देखें, ठीक। प्रीवियस ईयर हो गया, घटना चक्र हम बता ही दिया आप लोगों को। बिहार PCS का अगर आप पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वो देखिए, इतना मोर देन सफिशिएंट। आंसर राइटिंग शुरू कीजिए, जो प्रीवियस ईयर में बहुत कि आसमान नीला क्यों है, सूरज लाल क्यों है, तो ये सबका एक मॉडल आंसर आप दिया प्रीवियस ईयर, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत हेल्पफुल होता है बिहार GK GS के पेपर में, तो इसलिए जरूरी है। तो क्या किया, और दूसरा हम बताएंगे इंटरव्यू करके, अगर आपको अच्छी वही सिलेक्शन की इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू ये आप मिटा देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक, और लोगों को 35 मार्क्स लाने में हालत खराब हो जाती है। पिछले बार भी लोगों को बहुत लटका थे लोग, और किसी ने दिया है क्या बिहार का? नहीं दिया, नहीं सर फ्रेशर है ना, फ्रेशर है, 35 लाने में हालत खराब हो जाती है लोगों की, 35 मार्क्स लाने में, ठीक है। और ये है भी क्योंकि बहुत लोगों को लोग फेल कर देते हैं और लोग 35 स्कोर नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली लोगों का मेंस में बहुत अच्छा स्कोर होने के बाद भी लोग नहीं सिलेक्ट करते। नहीं आ रही है तुम्हें? आ रही है आवाज़? नहीं आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? आ रही पक्का? 35 स्कोर करने में हालत खराब है। आप लोग का इंटरव्यू का कोई डाउट है? अच्छा, आपकी पर्सनालिटी चेक ज़्यादा रहता है, ये सब चीज़ें रहता है। आप लोग भी मॉक इंटरव्यू देखते ही रहते हैं,
ISPCS का वो लोग हम भी वही देखकर जाते थे कि हाँ ये कैसे बोल रहा है वर्ड्स, तो हो रहा था। लेकिन आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कभी ये सोच कर नहीं गए कि हमें 35 नंबर नहीं आए, हम कभी ये नहीं सोचे। हम इतने कॉन्फिडेंट थे शुरू से कि हम 35 नंबर तो लेते ही आए। 1% तो हमें भी डाउट था, लेकिन हम 99% इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम 35 नंबर लेते हैं। हम पहले टारगेट किए कि हमें मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए, 70 to 75, ठीक। लेकिन ये अप्रोच हमारी गलत थी। आपका इंटरव्यू स्मूथ हो जाना चाहिए, एकदम आराम से निकल जाए, कोई ज़्यादा तनाव ना रहे, कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना रहे, उनके साथ कन्फ्रंटेशन ना रहे। अगर स्मूथली चला गया आपका इंटरव्यू तो आपको नंबर वैसे ही। अब स्मूथली जाए कैसे, ये क्वेश्चन। इंटरव्यू बहुत ही अब हम अपना इंटरव्यू बताते हैं, उसके बाद फिर हम इतनी बार लोगों को बता चुके हैं कि हमें एक एक क्वेश्चन अब याद हो गया इंटरव्यू जो हमसे पूछेगा। तो उसे उसके बाद प्रणाम बोले, उसके बाद 4 लोगों का पैनल था, जस्टिस अश्विनी कुमार का पैनल था। तो प्रणाम बोले, उसके बाद बैठे, एक मैम थी वो बोली कंफर्टेबल, यस मैम। उसके बाद फिर हम बैठे, उसके बाद आर यू रेडी, हम कहे यस। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि आपने लोग कहाँ से किया, हम बताया कि मैंने विशाखापट्टनम से किया, 2018 पास। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? हाँ। तो हम गए, तो उसके बाद हमसे पूछा गया कि आपने लॉ कहाँ से किया, तो हम बोले कि हम BSNL विशाखापट्टनम पास आउट है 2018। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि एंड आफ्टर दैट व्हाट हैव यू डन, हम बोले कि आई वर्क इन अ कंपनी फॉर 1.5 years एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। उसके बाद हमने तैयारी शुरू की। जैसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन होता था कि एनी कोर्ट एक्सपीरियंस, हम कह नो मैम, आई एम सॉरी। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस पूछे हमसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। पढ़ा नहीं गया एकदम और आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता इंटरव्यू के लिए, कोई 100% कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं। वो क्वेश्चन हमें नहीं आता था। पूरे 5 साल अपने रिव्यू में एक ही चीज सीखे हैं ऑस्टिन का कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, वही हम बोल दिए। वो भी हंसने लगे, वो बोले दैट इज फाइन बट व्हाट इज योर थ्योरी। हम कहे सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव read it in college and I am not well versed in jurisprudence, I am extremely sorry। इतना हम बोल दिया तुरंत। ये चीज क्या फंडामेंटल क्या, अगर आपको नहीं आ रहा है आपको गेस नहीं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप थोड़ा भी उनको घुमाने की कोशिश कीजिए तो जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो अगर और वो तुरंत पकड़ लेंगे। उनको आपकी पर्सनैलिटी में यही काम ही करते हैं, दिन भर कोर्ट पे बैठकर जो इंसान जिनका अगर 50 केस डील कर रहा है, 50 लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका काम ही यही है, झूठ पकड़ना। आप इतने बड़े हैं तो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। ये गलती एकदम नहीं करना है कि उनको टहलाने, बोर्ड को टहलाने की कोशिश नहीं करना। कुछ लोग कर जाते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कुछ लोग कभी कभी, लेकिन बहुत ही नहीं है। जो नहीं आता साफ साफ बोलिए सब नहीं आता। पहला ही क्वेश्चन था हमें नहीं आया, हम बोले कि नहीं सर, बट वही लाइन एक बोले कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, उसके बाद खत्म। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मेरे लेफ्ट हैंड साइड बैठे थे एग्जामिनर, वो क्या कहते हैं लॉ एक्सपर्ट थे कोई, उन्होंने सेक्शन 43 टीपीएस पूछा, फीडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ब्रांड बाय स्टॉपर। आप लोग अभी शायद नहीं पढ़ रहे हैं, टीपी तो पढ़ रहे हैं लेकिन अभी 43 नहीं पढ़ रहे। तो उन्हें प्रॉब्लमेटिक इस बार क्या हो रहा था कि हर लोगों से हर इंटरव्यू जितने कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट का हो, लेकिन पूछा गया एकदम। ये हम मेरे 5 दोस्तों का हुआ है और हम देखे कि सबसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया। तो मेरे से वो पूछे कि मान लीजिए अगर आपको किसी इंसान की प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है किसी के पास और वो आपको ट्रांसफर कर देता है और बाद में उस प्रॉपर्टी का टाइटल एक्वायर कर देता है, तो ये ट्रांसफर की वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी क्या हो, वो इंग्लिश में पूछा। हम उनको बताया कि सर एज पर सेक्शन 43 डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल ही कैन बी कंपेल्ड, और बाद में लीगल टाइटल एक्वायर कर लेते तो क्या होगा। तो हम बोले कि अगर जो लीगल टाइटल एक्वायर कर लेगा तो स्टॉपेल लागू हो जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट कर रहा है, ट्रांसफर सब्सिस्ट कर रहा है, तो ही विल बी कंपेल्ड टू पे। तो ये हमने आंसर दिया। उसके वो क्वेश्चन बोले, उसके बोले व्हाट इज स्टॉपेल, तो हम बताए। अब यहाँ होता है लोग
क्या करते हैं कि अगर आपसे इस टॉपिक पूछा इंटरव्यू में तो आप तुरंत बताएंगे कि सेक्शन 150 से नहीं बताना सेक्शन, उससे रॉन्ग इंप्रेशन। हम बताते हैं क्यों रॉन्ग इंप्रेशन होता है। जो इंटरव्यू बोल रहा था उसको ये लगता है इसको आता नहीं, इसलिए पहले सेक्शन बताया, तो इसलिए सेक्शन पर पहले नहीं बताया। अब हम इसका हमें यहाँ भी हम जो मॉक इंटरव्यू दिए तो उसमें भी मेरी गलती ये रही थी, बाद में सर ने बताया कि आप सेक्शन बोल जाते हो और आप ज़्यादा भी नहीं बोलना है और सेक्शन पहले नहीं बोलना। तो हम उसको इस टॉपिक बताया कि भाई एक्ट कमिश्नर डिक्लेरेशन अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं देन उसको आपको लायबल करना पड़ेगा, मतलब आप लायबल है वो नहीं करोगे। वो जब इस सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये रहा विच सेक्शन, तो हम उसको बताया सर सेक्शन 150 का एविडेंस है। उसके बाद वहां फिर ऑनरेबल जस्टिस के पास फिर वो पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 क्या आप लोग जानते हैं, स्टेट एक्ट। हम स्टेट का बेयर एक्ट का डेफिनेशन उनको बताएं, इंक्लूड्स स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल द अदर लोकल अथॉरिटीज, ऐसे करके हम उनको पूरा बताएंगे। फिर हम डेफिनेशन जहाँ खत्म हो गया वहां रुक गए, उसके बाद वो हमारे पास देखे और उसके बाद बोले दैट्स इट, हम क्या नहीं सर। अब यहाँ से हमारा इंटरव्यू थोड़ा अच्छा उसके बाद बोले कि एक केस है, आप लोग इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट का केस है। आप लोग आर्टिकल 12 तो पढ़े ही हैं, सब लोग पढ़े। इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट कौन से केस में, हम आप ही से पूछते बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन तो यूपी जुडिशियल में पढ़ाया गया है, उसमें तो ऑप्शन वैसे नहीं है, हम बच से ही आए थे। आईडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक केस, उसमें इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट का जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलैबोरेट। ये केस जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट का जो टेस्ट है, ये सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में ऑनरेबल जस्टिस मैथ्यू ने लेट डाउन किया था, जिसको अडॉप्ट कर लिया गया था आईडी शेट्टी के केस में। और यही लाइन बोली कि सर द इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट वाज लेट डाउन बाय Honorable Justice Matthew and Sukhdev versus Bhagat Ram, and it was later on affirmed by the Honorable Supreme Court in R.D. Shetty versus Airport Authority of India, which say टेस्ट क्या बोलता है कि अगर कोई एंटिटी है उस पर टी पे परवेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का, अगर फाइनेंशियली बैकअप है गवर्नमेंट से या उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग स्टेट मानेंगे। यही बोलता है आर्टिकल 12 आपका। जो आप आर्टिकल 12 आर्टिकल तो आप सबको पता है, लेकिन क्रक्स क्या है यही है, तो वो बोले हो आप लोग पढ़ेंगे क्या। अच्छा ये भी बताइए कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं, नहीं है कि नहीं है, नहीं है। हाँ, जी टेलीफिल्म्स का केस, जी टेलीफिल्म्स के केस में बोला गया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। अब वो केस तो उनको बताया नहीं क्योंकि हमें याद ही नहीं है, लेकिन हमें इतना याद था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। तब उसके बाद वो पूछे कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड लोगा कमेटी टू एंड कमिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स, वो उसके बाद वो अंदर ग्रिल करना स्टार्ट किया। तो हमें याद, हम कॉलेज में थे तो एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल जस्टिस टीएस ठाकुर। टीएस ठाकुर का जो लास्ट वर्किंग डे था अपने ऑफिस में, उस दिन उन्होंने क्या किया था कि जो अनुराग ठाकुर जो उस टाइम के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया। और ये चीज हमें याद थी क्योंकि उस टाइम हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो अब ये चीज कुछ ऐसी चीजें थी जो बैक ऑफ द माइंड रह जाती, तो वो चीज हम याद थी। और वही हम बोल दिए सर ऐसा ऐसा हुआ था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ऑन हिज लास्ट वर्किंग डे ही रिमूव्ड अनुराग ठाकुर बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज रैम्पेंट इन द बीसीसीआई, क्योंकि बहुत बड़ा मैल एडमिनिस्ट्रेशन था ये सब। तो वो बोले कि दैट इज फाइन, बट वो ये नहीं बोले। उसके बाद बोले कि व्हाट इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर्ड एंड व्हाट इज द लॉ। तब हम उनको बताया आर्टिकल 142 पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप मिस नहीं कर सकते उसको। कंप्लीट जस्टिस, डूइंग कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपनी कोई भी डिसीजन देकर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए या कुछ ऐसा करके। तो इसलिए जो विनोद राय थे, विनोद राय एक्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनको अपॉइंट किया गया था। और यही चीज हम बताए क्योंकि हमें याद, फॉर्चुनेटली ये चीज हमें याद थी। ऐसा नहीं था कि हम पढ़ के गए या हम इंटरव्यू के लिए एकदम नहीं पढ़े, वो फॉर्चुनेटली हम जब पढ़े थे तब का हमें याद था, तो ये हम बोल दिए। उसके बाद वो थोड़ा ठीक लगा, तो थोड़ा मुस्कुराए, उसके बाद हमें भी थोड़ा सा चैन आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, आपने पीएमएलए जजमेंट पढ़ा होगा, भी आया
वो पूछे, और उसका रिव्यू मेरे इंटरव्यू से 2 दिन पहले एक्सेप्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट। तो वो पूछे टेल मी, वो पूछा ऐसे कि 2 days back the honorable supreme court has accepted the review of criminal judgment, can you tell us the grounds on which they have accepted the review petition। अब वो ग्राउंड पूछे थे हमसे रिव्यू। अब हम ये तो हमें पता कि ऑनरेबल जस्टिस एलवी रमन्ना की बेंच ने एक्सेप्ट किया रिव्यू, तो हम ये बोल दिए क्योंकि लीगल अपडेट्स हम लिख रहे थे अपनी कॉपी में, तो हम ये तो लीगली उनको ये बता दिए कि ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलवी रमन्ना हैज एक्सेप्टेड द रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स। और हमें 3 ग्राउंड थे जो हम पढ़ के गए थे, लेकिन हम एक भूल गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूल गए, जो कि था रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। उसके बाद हम उनको 2 ग्राउंड बताए कि ECIR is not equivalent to FIR और ऐसे करके, और एक और ग्राउंड था कि ED officials are not under the ambit of police officials, और उसका तीसरा ग्राउंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स बर्डन वाला था वो हम भूल गए। तो हम उनको कुछ बोले नहीं, वो बोले कि यस, हम बोले उसके बाद कि हमें थर्ड ग्राउंड से नहीं पता, बोले कि यस रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, तुरंत याद आ गया यस रिवर्स बर्डन। तो वहां पर वो चीज एक क्वेश्चन मेरा अच्छा गया। उसके बाद मैम एक लास्ट क्वेश्चन हमसे आया, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। वो हम क्योंकि लीगल अपडेट्स अपनी कॉपी में लिख रहे थे तो इसलिए हम बता देते, नहीं तो नहीं बता पाते एकदम गारंटी था। वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। वो पूछी कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का रीसेंट केस बताइए सुप्रीम कोर्ट। तो 1 मिनट के लिए तो आई वाज टेकन बैक, हमें खुद नहीं समझ में आया कि क्या पूछ दिया इन्होंने। हम एकदम नहीं गेस कर पाए। हम 1 मिनट लिए, लेकिन 1 मिनट के बाद हमें केस याद था, हम लिखे थे एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक केस, अभी रीसेंट केस है, जिसमें बोला गया है कि अनमैरिड वुमेन भी फॉर द पर्पस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ मैरिड वुमेन एंड शी इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। और इस तरीके से जो पर्पस ऑफ द एक्ट, पर्पस एक्ट में क्या दिया है, एक्ट में केवल अनमैरिड वुमेन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है कि पर्पस ऑफ द एक्ट ये नहीं है कि केवल मैरिड वुमेन, अनमैरिड भी मैरिड की कैटेगरी में है। यही वो केस पूछी। तो ये लाइव लॉ का एक आर्टिकल भी था हम देखें, तो वो हम केस बताए। हम श्योर नहीं थे बहुत ज्यादा, हम 80% श्योर थे, लेकिन 20% हमारा अनसर्टेनिटी था। हम आकर बाद में चेक किया और मेरा आंसर एकदम सही है, और मेरा लगा इंटरव्यू अच्छा गया। हमारे 2 पहले जो इंटरव्यू देकर निकले थे वो लोग का हालत टाइट था, और हमारी उन दोनों को देखकर हालत मेरी टाइट हो गई थी कि क्या पूछ दिया हमसे। तो इंटरव्यू तैयारी तो होनी चाहिए, पर उस डे का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप कैसे उस दिन गए कैसे नहीं। और अटायर आपका अच्छा होना चाहिए, कुछ चीजें अच्छी, कुछ फंडामेंटल चीजें जो हम बता रहे हैं आपको। पहली आपकी हेल्थ, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हम जब मेंस प्री में तो हम एकदम मजे में देखे, मेंस से पहले हम लोग का मेंस पोस्टपोन हुआ था क्योंकि कोविड सेकंड वेव हुआ था, और उसमें हमें कोविड मेरा लॉन्ग करियर कुछ 1.5 महीने का था। उसके बाद हमें 2 बार टाइफाइड हुआ, और दूसरी बार जब हमें टाइफाइड हुआ उसी दिन मेंस की डेट निकली थी कि 2 तारीख को, मैं याद है 2 तारीख को नोटिफिकेशन आया था कि 24 तारीख से मेंस का एग्जाम है जुलाई 2021, और 2 तारीख को ही हमें उस दिन सेकंड टाइफाइड हुआ। तो मेरे पापा मेरे से बोलते हैं कि तुम एकदम बच्चा टाइप हो, तुमको जब एग्जाम आता है तो तुमको बुखार आ जाता है। तो वो चीज रही, तो इसलिए हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप हेल्थी नहीं है, अगर एग्जाम से पहले अगर बाहर के चार्ट कुछ मेरे पास आप बंद कर देना है, बहुत जरूरी। तो हेल्थ इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना, हमें ये नहीं करना कि हमें पास होना है बस, ज्यादा से ज्यादा नंबर। पॉजिटिव माइंडसेट। आप इंटरव्यूज देखते रहिए, आईएएस पीसीएस के आईएएस के इंटरव्यूज देखिए, उसमें वो लोग, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे, मतलब कैलिबर ऑफ माइंड उन लोगों को बहुत तगड़ा होता है, तो आपको अच्छा लगेगा। और आंसर राइटिंग आप करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होकर जाइए, अटायर आपका अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग इंटरव्यू में आए थे मेरे दिन, जो लोग ऊपर से सूट पहने हुए थे, नीचे स्पोर्ट्स शू, एक आदमी को, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपका अटायर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, आप कैसे हैं, आप वेल बिहेव्ड है, वेल स्पोकन है कि नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप जज बनने जा रहे हैं, आपका जो एक सेगमेंट रहेगा जिसमें आप बैठेंगे उठेंगे, वो एक बहुत ही अलग क्लास रहेगी। आप सोसाइटी में तो मिंगल करेंगे, आप एक अलग क्लास में रहेंगे, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन करेंगे। इंटरव्यू में अब होता क्या है कि अब आप लोग क्वेश्चन देते हैं, फिर हम बताएंगे अगर आप रहेगा क्वेश्चन, अब इंटरव्यू के हिसाब से आप पूछिए
जो और प्री मेंस इंटरव्यू जैसे भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। सर आप जो लीगल अपडेट नोट करते हैं हाँ वो हमें कब से करना होता है मतलब हमें इंटरव्यू जब हुआ था मतलब जब नोटिफिकेशन आई थी तो 1.5 महीने 2 महीने पहले से कर रहे थे। रोज नहीं कर पाते थे, हम भी कक्षा दे देते थे, लेकिन हाँ 2-3 दिन पर एक बार देख लेते थे कि कुछ नया आया है कि नहीं आया। और देखिए होता क्या है कि लीगल अपडेट्स ही पूछे जाएंगे ऑनरेबल जस्टिस लोग क्योंकि लॉ में डील करते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल तो उन लोगों को डे टू डे नॉलेज बहुत रहती है और वो डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं ये केसेस, कुछ ना कुछ पूछेंगे आपको। अब देखिए होता क्या है कि हमारे साथ 600 लोग गए थे इंटरव्यू देने, आपके साथ भी रहेंगे इतने, कम से कम तो 3 गुना बुलाते हैं तो 400-500 तो रहेंगे। आपको उनसे अलग कैसे होना, उसके लिए आपको अलग बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप ये करिए कि कोई अगर लीगल अपडेट पढ़ रहा है तो किस बेंच ने दिया, कौन कौन ऑनरेबल जस्टिस है, अगर मेजोरिटी है तो कौन सी मेजोरिटी है, अगर डिसेंटिंग है तो कौन डिसेंटिंग है, ये पूछिए। ये पूछता है, मेरे दोस्त से भी इंटरव्यू में यूपी जुडिशरी में पूछा था कि बेंच में कौन है, कौन कौन है, कैन यू नेम देम, वही मेरे को बताया कि ऐसे पढ़ो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें अगर आप नहीं भूल सकते, आपको अलग दिखना है। जब तक आप अलग नहीं रहेंगे तो क्यों सेलेक्ट करें, जनरल तो सब लोग घूम रहे हैं, आपको ही क्यों सेलेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए ये आपको खोजना है, हम नहीं बताएंगे कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, या आपको खुद खोजना हमारे में अलग क्या है, तो सेल्फ एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। और कोई क्वेश्चन इंटरव्यू से? ऐसा नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। हिंदी मीडियम में कोई डिफरेंट है जो इसका सिलेक्शन और उसमें इंग्लिश में आप गलत लिख करके आएंगी और हिंदी में सही लिख करके आएंगी तो क्या इंग्लिश वाले को ज्यादा नंबर मिल जाएगा? हाँ 5% का वेरिएशन जरूर रहता है। हम लोग भी इंटरव्यू जब दिए इनका तो 65 मार्क्स इनको हम लोग दिए थे, जिला जज साहब थे 65 नंबर इनको दिया था और हमको उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा नंबर ही आप किसी दिन पाएंगे। तो बहुत बहुत माननीय जी आपको धन्यवाद कि हमारे बच्चों के बीच में आपने ये मोटिवेशन एक लेक्चर आपने दिया, बहुत अच्छा लगा।